Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about GPCR. ओके सो GPCR का आज जो भी लेक्चर आपका होगा, आई थिंक प्रीवियस लेक्चर इज 4 या 5 समथिंग होगा. सो आज के लेक्चर में जनरली हम उन टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं जो मैंने प्रीवियसली बताया था. ठीक है, नाउ जैसे ही कोई भी ड्रग, मैंने क्या बताया था, कोई भी ड्रग जो जीपीसीआर के साथ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है एंड एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोसेस करता है एंड तब जा कर के वो कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो जनरली 3 पाथवेज के माध्यम से करता है. पहला पाथवेज आपका था एडेनिलिल साइक्लेज, दूसरा पाथवे था फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे एंड तीसरा पाथवे था आयन चैनल रेगुलेशन. करेक्ट. नाउ हमने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, एक स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि कैसे मान लीजिए कोई भी ड्रग हो जो जीपीसीआर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा. एंड जैसे ही जीपीसीआर के साथ बाइंड करेगा, ये जीपीसीआर किसको एक्टिवेट कर देगा, ये जीपीसीआर एक्टिवेट कर देगा एडेनिलिल साइक्लेज को. ठीक है, एडेनिल साइक्लेज. ठीक है, एडेनिलिल साइक्लेज को ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा. ठीक है, एक्टिवेट कर देगा. नाउ एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करने से क्या होगा, आपका जो सीएमपी का कंसेंट्रेशन जो होता है, ठीक है, साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट का जो भी कंसेंट्रेशन होता है वो इंट्रासेलुलर लेवल में इंक्रीज हो जाएगा. एंड जैसे ही ये इंक्रीज हो जाएगा, ये फर्दर क्या करेगा, ये फर्दर एक्टिवेट कर देगा आपके प्रोटीन काइनेज को. ठीक है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम, ये एक एंजाइम होता है, इसको एक्टिवेट कर देगा. नाउ ये प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट होगा तब जाकर के क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा. एंड फॉस्फोराइलेशन जैसे ही होगा, फॉस्फोराइलेशन होने से क्या होगा, हमारे बॉडी में जितने भी हर एक सेल, हर एक ऑर्गन में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगा. कब होगा, जब ये एडेनिलिल साइक्लेज को फॉलो करेगा. एंड जैसे ही एडेनिलिल साइक्लेज को फॉलो करेगा, हमेशा याद रखो सीएमपी का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा. एंड उसी तरह से ये फॉस्फोराइलेशन आ जाएगा. तो फॉस्फोराइलेशन जब होगा तो हमारे जो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगा. फॉस्फोराइलेशन बेसिकली क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप टू ए मॉलिक्यूल. जैसे कि मॉलिक्यूल के अगर हम एग्जांपल देंगे तो प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, शुगर हो गया, तो इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा. किस ग्रुप का एडिशन होगा, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप. सो फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है PO4 3- आई थिंक ये होगा. ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप का जैसे ही हम एडिशन करेंगे तो वैसे क्या होगा, सारे चीज़ बदल जाएगा. मतलब उसका रिएक्शन, मॉलिक्यूल का जो भी रिएक्शन होगा वो जो अल्टीमेट इफेक्ट देगा वो बदल जाएगा. ठीक है, नाउ हमने बताया था क्या, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होने के बाद तो हार्ट हमारा एक मेजर ऑर्गन है. ठीक है, तो हार्ट में हमने क्या दिखा था, हार्ट में कंट्रैक्शन, कंट्रैक्टिबिलिटी. ठीक है, कंट्रैक्टिबिलिटी. और क्या होगा, कंडक्टिबिलिटी. ठीक है, कंडक्टिबिलिटी ये हो जाएगा. एंड कंडक्टिबिलिटी को हम जनरली क्या कहते हैं, कंडक्टिबिलिटी को हम कहते हैं ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट. ठीक है, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट हम कहते हैं. अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे, देखो इसको याद रखने का सिंपल है, कंडक्ट से आप क्या याद रखोगे, कंडक्टर जो बस में प्रेजेंट होता है ना, कंडक्टर, जिस बस में आप बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हो, तो कंडक्टर. एंड डी से आपको क्या याद रखोगे, DR से ड्राइवर.
याद हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि मैंने ये क्यों बताया। देखो कंडक्टिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो एक जैसा हमें दिखाई देता है। यहाँ पर भी CON आ रहा है, यहाँ पर भी CON आ रहा है, तो कंफ्यूज होने का है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को आप कैसे याद रखोगे, कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है तो इस वाली लाइन को मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं, आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, ठीक है। ये हार्ट में ये सारा इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड और एक इफेक्ट होता है जैसे हार्ट रेट, हार्ट रेट को हम किस नाम से जानते हैं, आपका क्रोनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ठीक है, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो हार्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो इसको मैं क्या क्या कहूँगा, बढ़ जाने को मैं कहूँगा पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो इसको मैं क्या कहूँगा, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। इस हिसाब से हर एक चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। जैसे कि मान लीजिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। अगर कंडक्टिविटी लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसे मैं क्या कहूँगा, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, चलेगा। उस हिसाब से अगर कंट्रैक्टिबिलिटी अगर हमारा ज़्यादा हो जाए, मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसे मैं कहूँगा पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। अगर कम हो जाएगा तो क्या कहूँगा, नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। सिंपल, कम हो जाने से कम हो जाने से नेगेटिव, बढ़ जाने से पॉजिटिव, चलेगा। एंड बाकी जगह पर तो आप ये मेंशन करोगे आयोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, चलेगा। नाउ और हमने किस किस के ऊपर बात किया था, अच्छा इसे मैं थोड़ा वाइप आउट करता हूँ, ठीक है। जितना चीज़ मुझे चाहिए यहाँ से वाइप आउट करता हूँ, ओके, सिर्फ इतना वाइप आउट करेंगे ना। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि स्मूथ मसल में भी आपका इफेक्ट देता है, ठीक है। एंड आपके स्मूथ मसल में हमने क्या क्या जनरली लिया था, स्मूथ मसल में हमने लिया था कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में लिया था, दूसरा क्या लिया था, आपका ब्रोंकाई हमने लिया था, एंड तीसरा हमने लिया था यूटेरस, ठीक है। तो जब भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगा इन तीनों में क्या होगा, रिलैक्सेशन आएगा, रिलैक्सेशन इफेक्ट आएगा। हमने ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। नाउ उसके बाद आपका लीवर, ठीक है। लीवर में हमने क्या पढ़ा था, लीवर में आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, मतलब ग्लाइकोजेन का लाइसिस हो जाएगा। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। एंड ग्लाइकोजेन का जब भी ब्रेकडाउन होगा वो हमेशा कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजेन जब भी ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये कैरिड आउट होगा। एंड और एक बात हमने पढ़ी थी, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, आडिपोज टिश्यू, ठीक है, आडिपोज टिश्यू। आडिपोज टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था, आडिपोज टिश्यू में लिपोलाइसिस हमने पढ़ा था। लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन होना, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने जनरली इसका मैकेनिज्म, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन इफेक्ट होने से क्या होगा, हमने ये डिटेल मैकेनिज्म आपको दिया था कवर करके प्रीवियस क्लास में। नाउ इस वाले क्लास में हम जनरली कंसीडर करेंगे हार्ट के ऊपर, ठीक है। तो हार्ट के ऊपर आज हमने कुछ टर्म एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आज उसका कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे जो कि आपका जो ड्रग एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को फॉलो करता है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा
एग्जाम्पल में अगर हमारे पास आ जाएगा तो मान लीजिए कोई भी एड्रेनर्जिक ड्रग हो, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक जो ड्रग होगा वो आपका एड्रेनर्जिक ड्रग में हम जनरली कंसीडर करेंगे आपके 2 रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। एक होता है आपका अल्फा 2 रिसेप्टर, एक होता है बीटा रिसेप्टर। नाउ अल्फा 2 रिसेप्टर, देखो कोई मान लीजिए एक एड्रेनर्जिक ड्रग होगा, वो अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगा तो अल्फा 2 रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एंड जैसे ही अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। एंड हमने क्या बताया था कि कोई भी चीज़ अगर इनहिबिट हो जाएगा तो आपका साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा इंट्रासेलुलर लेवल में। ना जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा ये इनहिबिट किसको करेगा, आपके एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को, एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे, ठीक है। एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को अगर ये इनहिबिट करता है तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो देखने को मिलेगा। जनरली एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को अगर ये इनहिबिट करेगा तो आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो कंट्रैक्टिबिलिटी एंड एक कंडक्टिबिलिटी, ये दोनों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों अगर डिक्रीज हो जाएगा तो आप मुझे बताओ तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। जनरली आपका कंडक्टिबिलिटी, ठीक है, कंडक्टिबिलिटी एंड दूसरा होता है कंट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है, कंट्रैक्टिबिलिटी, ये दोनों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब आपका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज होगा एंड आपका ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कार्डियक आउटपुट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो आपको लो बीपी जैसा समस्या आपको देखने को मिलेगा। मतलब ब्लड प्रेशर आपका जनरली लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। एंड उसी तरह से अगर हम देखेंगे स्मूथ मसल में ये क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। ये हो गया हार्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमने जनरली क्या पढ़ा था, एड्रेनर्जिक ड्रग अगर अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। अगर अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करने से साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। एंड जब साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा, एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा। मतलब ये पाथवे जब इनहिबिट हो जाता है तो हमें ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्मूथ मसल। सो स्मूथ मसल में हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। स्मूथ मसल में आपको जनरली देखना पड़ेगा, अगर हम जीआईटी की बात करेंगे तो जीआईटी में आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, स्लो डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्लो डाइजेशन होगा। कैसे होगा इसका मैकेनिज्म अलग है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना जानो, इसका इफेक्ट क्या हमें देखने को मिलेगा, स्लो डाइजेशन आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड स्लो डाइजेशन होने से आपको अल्टीमेट क्या इफेक्ट मिलेगा, आपको कंस्टिपेशन मिलेगा, ठीक है, कंस्टिपेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड उसी तरह से अगर हम ब्रोंकाई की बात करेंगे, ब्रोंकाई की, ठीक है, ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई में आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा।
कंस्ट्रिक्ट होने से आपको अल्टीमेट इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, आपका जो एयरवेज होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रिक्ट हो जाने से आपको क्या मिलेगा, मतलब एयर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज मिलेगा। चेस्ट में आपको सर पेन होगा, चेस्ट में पेन होगा, ठीक है। इसीलिए तो इस केस में आपको क्या दिया जाता है, ब्रोंकोडाइलेटर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, सर हमने प्रॉब्लम देखा है, प्रॉब्लम हमको समझ में आया तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, चलेगा। क्योंकि सारा ये मैकेनिज्म हमने डिटेल में देखा ना, ये चीज होने से ये चीज हो रहा है। तो अगर ये चीज सारा चीज बन रहा है तभी तो जाकर के ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ना। एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अगर हो जाएगा तो अस्थमा केस में आप अस्थमा केस में या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक मतलब क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड बोल रहा हूँ, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कोई भी चीज़ का बाधा होता है, पल्मोनरी मतलब लंग्स के संबंधित। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक डिजीज होता है। तो इस केस में क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकियल एयरवेज, तो वो ब्रोंकियल ट्यूब कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसके कारण आप सांस नहीं ले पाते हो। किस केस में ये होता है, अस्थमा के केस में कॉप्ड जैसे सिचुएशन के केस में ये होता है। एंड तब जा करके हम क्या करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग देते हैं। जितने भी टेरल लाइक जितने भी ड्रग होता है, साल्ब्यूटामॉल और भी क्या होता है, बामब्यूटेरल, ऐसे जितने भी ड्रग होता है वो आप देते हो ना ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पर, ठीक है। तो हमने डिटेल में जाना ब्रोंकाई में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एक यूटेरस में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यूटेरस में भाई साहब क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। नाउ यूटेरस में देखो, यूटेरस में जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो जनरली आपका क्या होता है, आपका कंट्रैक्शन स्लो डाउन होता है, स्लो डाउन कंट्रैक्टिबिलिटी, कंट्रैक्शन मतलब आपका यूट्राइन जो स्मूथ मसल होता है वो कंट्रैक्शन, उसका कंट्रैक्शन स्लो डाउन होता है, मतलब उसका स्क्वीजिंग फोर्स स्टॉप हो जाता है। स्टॉप स्क्वीजिंग मतलब ये स्क्वीज नहीं करेगा। एंड अगर स्टॉप स्क्वीजिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा तो स्टॉप स्क्वीजिंग होने से आपका क्या होता है, आपका जो डिलेड प्री टर्म लेबर इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर डिलेड प्री टर्म इफेक्ट अगर देखने को हमें मिलेगा तो इससे हमें फायदा क्या होगा, बेबी आपका सेफ हो जाएगा, बेबी माँ के गर्भ में क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। भाई उसको अब आने का समय नहीं है, वो समय से पहले अगर आ जाएगा तो उसका फीटल में बेबी का जो नर्चरिंग होना था, जो डेवलपमेंट होना था फीटल लाइफ के अंदर, क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समय से पहले अगर कोई बेबी माँ के गर्भ से अगर बाहर आ रहा है तो उसका प्रॉपर ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हम ये सारे चीज़ देते हैं। जब आप इस मैकेनिज्म को पढ़ोगे कि कंट्रैक्शन को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन मतलब कंट्रैक्शन को हम डिले कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं। स्लो डाउन करने से क्या होगा, डिलेड प्री टर्म लेबर पेन कम हो जाएगा। लेबर पेन को हम क्या करेंगे, जो जल्दी मतलब पहले से अगर अभी टाइम नहीं है लेकिन लेबर पेन शुरू हो रहा है, लेबर पेन जब आना चाहिए उस वक्त आना चाहिए ना। अगर लेबर पेन समय से पहले अगर आ जाएगा तो फीटल के अंदर जो बेबी है उसका तो प्रॉपर नर्चरिंग नहीं हो पाएगा।
एंड उस केस में हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग देते हैं। एंड आगे चल करके मैं इसका स्पेसिफिक ड्रग भी बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना जानो कि क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इफेक्ट के तौर पर हमें ये इफेक्ट देखने को मिलेगा कि जब भी कोई ड्रग, मान लीजिए एड्रेनर्जिक ड्रग, वो जब अल्फा 2 रिसेप्टर को क्या करता है सर, जब एक्टिवेट करता है तो ये इनहिबिट कर देता है एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को। एंड एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को अगर इनहिबिट कर देगा तो साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड ये अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, आज हमने इसके ऊपर टोटल डिस्कशन कर लिया। एंड नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इस वीडियो को हम छोटे छोटे फॉर्मेट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए ये सारे चीज़ करा जा रहा है, तो इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी व्यक्ति फार्मेसी की प्रिपरेशन करता है, बी फार्मा का प्रिपरेशन करता है, हालांकि बी फार्मा वाला को हम जनरली अधिक क्या पढ़ाएंगे, अधिक जनरली उनको पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मतलब मान लीजिए कंस्टिपेशन, तो कंस्टिपेशन इफेक्ट कैसे आया, या फिर स्लो डाइजेशन इफेक्ट कैसे आया, तो जनरली बी फार्मा वाले यही जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन डी फार्मा वाले के लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है, एंड बी फार्मा वाले के भी ये लेक्चर सफिशिएंट है। कम से कम ये एक आपके अंदर एक फाउंडेशन डेवलप कर देगा। फाउंडेशन, कई बार लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उनको इफेक्ट नहीं पता होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कोई भी इफेक्ट मैं अगर उठाऊंगा, स्लो डाइजेशन होने से क्या होगा, कंस्टिपेशन होगा। अगर मैं बात करूंगा आपका डाइजेशन अगर फास्ट हो जाएगा, फास्ट ज़्यादा मोटिलिटी अगर इंक्रीज हो जाएगा, तो इन दैट क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, डायरिया इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारे चीज़, जितने भी छोटे छोटे चीज़ होता है ना, जब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हो उस वक्त ये छोटे छोटे चीज़, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंट्रैक्टिबिलिटी क्या होता है, ये छोटे छोटे चीज़ वहाँ जा कर के हेल्प करता है, ठीक है। एंड हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, फार्माकोलॉजी को पढ़ने का एक तरीका होता है। आप जिस तरह से पढ़ते हो वो गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, फार्माकोलॉजी को पढ़ने से पहले व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट आर द बुक्स यू मस्ट रीड और मास्टरी, ठीक है। पहला चीज़ जो आप पढ़ोगे वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मैं फार्माकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अगर फार्माकोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, STROE, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पहले अच्छे से थरोली पढ़ोगे, ठीक है। क्यों पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि फार्माकोलॉजी को समझने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नॉलेज आना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। एंड बायोकेमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो यहाँ पर साला केमिस्ट्री वर्ड आ रहा है, तो केमिस्ट्री को समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, देख रहे हो। एंड उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, उसके बाद आप एनाटॉमी पढ़ोगे। एनाटॉमी पढ़ोगे। किसका एनाटॉमी, भाई ह्यूमन हम तो कोई पशु पक्षी नहीं है, तो ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। भाई किसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, घंटा फर्क पड़ता है, हम ह्यूमन है, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम जनरली एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, उसके बाद हम सीधा जंप मारेंगे किसको, फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी में हम जंप मारेंगे। तो देखो फार्माकोलॉजी आपका सबसे एंड में आता है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी समझने के लिए आपको इसके बारे में टोटल आइडिया आना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री के बारे में टोटल आइडिया आना चाहिए, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में टोटल आइडिया आना चाहिए, एंड फिजियोलॉजी के बारे में टोटल आइडिया आना चाहिए। उसके बाद आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर क्लियर ऑल योर डाउट रिगार्डिंग द GPCR, ओके, एंड हाउ टू स्टडी द फार्माकोलॉजी बीट बाय बीट। जैसे हम NCERT में एक लाइन फेमस होता है, NCERT लाइन बाय लाइन, तो इसीलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फार्मा लाइन बाय लाइन, फार्मेसी लाइन बाय लाइन।
एवरी सेंटेंस को हम डिकोड करेंगे, एवरी वर्ड को हम डिकोड करेंगे, भले ही कितना टाइम लग जाए, टाइम तो लगने वाला है। जैसा कि मतलब लेक्चर देख करके समझ में आ रहा है, जीपीसीआर में अगर इतना मतलब टर्म वाइज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा। एंड अभी तक हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज के वीडियो में हम जनरली क्या देख रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं, अल्टीमेटली व्हाट इफेक्ट अचीव, ठीक है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं ना। और एक तरीका मैंने बताया कि किस तरीके से आपको फार्माकोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है। एंड ये सब करने के बाद आपको फार्माकोलॉजी फिर मैं यकीन से बता रहा हूँ मक्खन जैसा लगेगा। मेरी बात को, हर एक वर्ड को आप नोटिस करना। अगर आप, मैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने वो कर लिया तो फार्माकोलॉजी से आपका मोहब्बत हो जाएगा, यकीन मानिए। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा, अधिकांश फार्मेसी स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा उनमें परेशान होता है। तो फार्माकोलॉजी का रास्ता इतना इजी नहीं है बाबू। तो फार्माकोलॉजी का पढ़ने का एक तौर तरीका होता है, आप तौर तरीका को फॉलो कीजिए एंड फार्माकोलॉजी आपके लिए आसान बन जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, अगर लेक्चर पसंद आया तो आप बता सकते हैं, और क्या चेंजेस करना चाहिए उस पर भी बता सकते हैं। वैसे ये जितने भी टर्म आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, उस टर्म को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसे और सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।